नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई है, जिसमें रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A और इसमें संशोधन करने के लिए और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने के लिए 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभागों को हस्तांतरित करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा में 8 के संशोधन को स्वीकृति दी है। दरअसल इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही कैबिनेट ने इसके साथ ही ये भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शहरों को सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के आकृषि में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी। ये समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सुझाव देगी। तो वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा हाल ही में अपने ही विभाग की कमियां गिनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि सिफारिश के जरिए डॉक्टर्स और नर्स कर्मचारियों की एक ही जगह बने रहने से दूर दराज इलाकों के हालात खराब हैं। स्टाफ होने के बाद भी अस्पताल खाली पड़े हैं और ये भी कहा कि मैं विधायकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सिफारिश के लिए मुझ पर दबाव ना बनाएं, क्योंकि मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूं। अस्पताल में अगर 6 डॉक्टर की पोस्ट है तो 7वां मत मांगना। 7वां वही जाएगा जहां उसकी तैनाती की गई है। काम कहीं और करें और वेतन कहीं और का लें, ये कोई तरीका नहीं होता। मणि, आपको बता दें कि मंत्री मीणा ने यह भी कह दिया है कि हम तो फकीर हैं, किसी का परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस डॉक्टर को जहां तैनात किया गया है वो वहीं पर काम करे और मैं ऐसा ही कर रहा हूं। खाली पड़े अस्पताल में डॉक्टर और एनएम भेजे जाएंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। और जयपुर एयरपोर्ट फ्लाइट संचालन अब बढ़ाया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। दरअसल कोविड-19 की वजह से तीसरी लहर में सिर्फ 20 विमान ही उड़ सके थे और अब संख्या 56 कर दी गई है। इन दिनों 50 डोमेस्टिक और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं। गौरतलब है कि जयपुर एयरपोर्ट पर 27 मार्च से फ्लाइट्स का समर शेड्यूल लागू होगा। उस दौरान फ्लाइट संचालन में और बढ़ोतरी की जाएगी और समर शेड्यूल में जेट एयरवेज का आकाशा एयरलाइंस भी फ्लाइट संचालन शुरू कर सकती हैं। ये दोनों ही एयरलाइंस जयपुर एयरपोर्ट से भी फ्लाइट संचालन शुरू कर सकती हैं। तो वहीं जयपुर से देश के 21 शहर और 3 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। तीसरी लहर के दौरान जयपुर से जिन शहरों की फ्लाइट्स बंद हो गई थी, अब फिर से उनके लिए नियमित फ्लाइट्स मिलने लगेगी। पिछले दिनों भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोवा, इंदौर, लखनऊ, चेन्नई की फ्लाइट्स को बंद किया गया था, लेकिन इन शहरों के लिए मुश्किल से एक हफ्ते में एक फ्लाइट संचालित हो रही थी। उधर अमृतसर, देहरादून, उदयपुर, बागडोगरा के लिए भी यात्री भर अपेक्षा से कम हो गया था, लेकिन अब फिर से एक बार देश के 21 शहरों के लिए इन फ्लाइट्स को उपलब्ध किया जाएगा। इन सभी 10 शहरों की फ्लाइट 1 मार्च से नियमित की जाएगी। और खबर किसानों से जुड़ी, जहां असमय हुई ओलावृष्टि की वजह से अब अन्नदाता के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। फसल का बीमा तो होता है, लेकिन फसल बर्बाद होने पर काश्तकार बीमा कंपनी का मुंह देखते रह जाते हैं। तो वहीं किसानों से बीमा के नाम पर छलावा होने की ये खबर सामने आ रही है। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि ने हथौड़ी में किसानों के चेहरे से रौनक उड़ा दी है। वजह यह है कि सरकार और बीमा कंपनियों की ये साजिश बता रहे हैं। किसान बीमा के नाम पर करोड़ों के प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जब बारी बीमा पैसे लेने की आती है तो मिलता है नाम पर मात्र मुआवजा। किसान की खड़ी फसल ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की भेंट चढ़ जाती है। नेता पहुंचते हैं, टीमें आती हैं, मुआवजे की भी बात होती है, लेकिन ये सब सिर्फ किसानों के साथ एक छलावा मात्र होता है। किसानों का यह कहना है कि मंगलवार की दोपहर तक फसल पूरे यौवन पर थी, लेकिन इस बार उन्हें गेहूं, सरसों के बम्पर उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन अचानक से आंधी और बरसात से कई गांवों में ओलावृष्टि की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीड़ित किसानों का कहना है कि तेज हवा के कारण कई जगह पर गेहूं की बालियां आपस में उलझ गई हैं।
फसल पर आड़ी पड़ने से गेहूं में करीब 40 से 60% नुकसान होने की आशंका है। पानी में भीगने की वजह से जहां गेहूं के आकार छोटे हो जाएंगे, वहीं काला भी पड़ जाएगा, जिसके चलते उत्पादन कम होने के साथ साथ भाव भी कम मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हजारों रुपए के नुकसान की यहां पर आशंका जताई गई है। तो वहीं खाटू में बाबा श्याम का मेला परवान पर है। आज से 3 दिन तक आपको बता दें कि करीब 12 लाख से ज्यादा भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज रविवार है और कल एकादशी का मुख्य मेला। ऐसे में एकादशी पर बाबा के दर्शन के लिए देश भर से ही श्रद्धालु अभी से खाटू में जुटना शुरू हो गए हैं। मेले के इतिहास की बात करें तो पहली बार ऐसा होगा कि एकादशी के मुख्य मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। सुबह से रात तक सिर्फ जय श्री श्याम के जयकारे सुनाई देंगे। दरअसल कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से भंडारों पर पाबंदी लगी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है और जयपुर से खाटू तक 200 से ज्यादा भंडारे लगाए जाएंगे। बाबा के भंडारों में कोई भक्तों को गन्ने का जूस पिलाएगा तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता नजर आएगा, कोई गोलगप्पे खिलाएगा तो कोई आइसक्रीम की सेवा कर रहा है। इसके अलावा प्रसादी में दही बड़े, चीला, जलेबी, पानी पूरी, पूरी सब्जी और छोले भटूरे जैसे तमाम व्यंजनों को भी भंडारे में लगाया गया है। मंदिर के पास ही श्याम बगीची से लेकर लामिया जिगजैन पूरी तरह से फुल हो चुका है। ऐसे में करीब 85 बीघा में बनी 40,000 गाड़ियों की क्षमता वाली पार्किंग भी फुल हो गई है। महंत मोहनदास का यह मानना है कि मेले में इस बार भक्तों के पहुंचने का रिकॉर्ड टूटने वाला है। खबर चूरू से है, जहां चूरू के गांव भणीण में शनिवार को फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आई हुई कलाकारों की अलग अलग टीमों ने होली के गीत और चंग वादन की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बेहतरीन प्रस्तुति देखकर दर्शक झूमने लगे। स्थानीय कलाकारों ने होली के उत्सव पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो वहीं फाग महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वहां पहुंचे। कलाकारों की कला के दर्शन के लिए सब वहां मौजूद थे और जिसने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में प्रस्तुत होली की धमाल और नेतृत्व पर दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। कलाकारों की हर प्रस्तुति पर बार बार तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। शिव शक्ति डफ मंडली द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में क्षेत्र की अनेक गांवों की टीमों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पुनिया रहे। विशिष्ट अतिथि रूप में सुभाष राठौड़, जगदीश भाया कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने बताया है कि प्रतियोगिता में पहले स्थान पर गांव सत्यू के टीम रही, तो वहीं दूसरे स्थान पर बाया की कन्हैया टीम और तीसरे स्थान पर चांदनी टीम रही है। प्रोत्साहन के रूप में पहले स्थान पर रही टीम को 11,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 7,100 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 5,100 रुपए नगद के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित किया गया है। और जयपुर के चाकसू थाना इलाके में रामनगर गांव में एक चाचा ने अपनी 3 साल की भतीजी को कुएं में फेंक दिया। परिजनों की इसकी जानकारी हुई और वो भी 12 घंटे बाद। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। युवक ने अपने भाई के साथ हुए विवाद का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मासूम बच्ची की हत्या करने के बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी आरोपी विकास अपने परिवार के साथ ही रहता था। विकास का एक संयुक्त परिवार है और विकास ने अपने ताऊ की बेटी की जो बेटी है इशिका, उसको घर के पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया। चाकसू थाना एसएचओ यशवंत सिंह ने बताया है कि आरोपी का परिवार एक संपन्न परिवार है, किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि परिवार में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। इसी बात से गुस्सा होकर आरोपी ने शुक्रवार की रात को 8 बजे अपनी भतीजी को कुएं में फेंक दिया है, जिससे बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं 12 घंटे बाद परिवार वालों को बच्चे के घर में नहीं होने की जानकारी मिली। काफी तलाशने के बाद उसका शव घर से 100 मीटर मौजूद कुएं में मिला है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बजट घोषणाओं के लिए आभार कार्यक्रम में एक पिता मुख्यमंत्री के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुख्यमंत्री ने जब वजह पूछी तो पिता ने बताया कि 3 फरवरी से उसकी 2 बेटियां रमा और भावना लापता हैं। जयपुर में दोनों स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद भी जो बेटियां हैं उनका कोई सुराग नहीं लगा है।
जयपुर के महेश नगर थाना में पुलिस और साउथ जिला पुलिस ने गुमशुदगी के पोस्टर भी जारी किए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मुख्यमंत्री के सामने पीड़ित पिता ने अपनी दास्तान सुनाई, तो वहीं सीएम गहलोत ने इस पूरे मामले के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेकर तुरंत ही कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि आप भरोसा रखिए, पुलिस आपकी बेटियों को तलाश कर जरूर लाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया तो पिता का शांत हुआ और दरअसल पीड़ित पिता मूल रूप से मालपुरा का रहने वाला है, लेकिन जयपुर में पिछले काफी लंबे समय से महेश नगर इलाके में रह रहा है। दोनों ही बेटियां यहीं पढ़ाई करती थी और पीड़ित ने बताया है कि आशंका व्यक्त की कि दोनों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह ने अगवा किया है। खबर नागौर से है, जहां एक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और कैंपर गाड़ी में आए 7 से अधिक बदमाशों ने इस युवक का अपहरण किया। हालांकि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ताओं के चुंगल से इस अपहृत को छुड़ा लिया है। दरअसल मौलासर थाने में एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि उसके बेटे का अपहरण हो गया है। उसने बताया कि उसका बेटा अपने ननिहाल अलकपुरा गया हुआ है और शाम के समय उसका लड़का आबिद और इरफान दोनों मोटरसाइकिल से झड़ौद से अलकपुरा जा रहे थे। इसी दौरान जब जालौर हॉस्पिटल के पास वो पहुंचे तो सामने से एक सफेद रंग की बोलेरो कैंपर आई, जिसमें 8 लड़के थे। उन्होंने गाड़ी से इरफान की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद इरफान और आबिद गिर पड़े। बदमाश लोहे और सरिये लेकर उतरे और उसके बेटे को गाड़ी में डालकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी करवा दी और 9 अलग अलग टीमों को गठित किया गया। 2 घंटे के बाद पुलिस ने युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। तो वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जबकि बाकी बदमाश भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। और नागौर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 71 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। आरोपी दाल के बोरे में डोडा पोस्त छुपाकर पंजाब ले जा रहा था। इस दौरान लाडनू थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया है कि नेशनल हाईवे पर भारी संख्या में वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे भारी मात्रा में सामान भरा होने के कारण उनकी पहचान और तलाशी पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है। आरोपी ने 260 अलग अलग प्रकार की दालों के बोरे की आड़ में इन्हें छुपा रखा था। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गाड़ी रोकी और दाल के कट्टों को चेक किया गया, तो उसमें डोडा पोस्त बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने लडुनो निवासी हरदयाल सिंह, जो कि पुत्र हैं रूप सिंह के, उनको टांडा पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह आरोप लगाया है और आरोपी के पास से 1 किलोग्राम अफीम भी जब्त की। तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में सुमी शहर में फंसा शाहपुरा कस्बे का एक मेडिकल छात्र ललिन सेन शनिवार को सकुशल अपने घर पहुंच गया है। शाहपुरा के कुल 5 छात्र यूक्रेन में हुए इस युद्ध के चलते फंस गए थे और इसी क्रम में अब 4 छात्र पहले ही सकुशल शाहपुरा पहुंच चुके हैं, जबकि ललित सेन ने यहां पहुंचने पर नगर पालिका कार्यालय में उसका पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राम प्रसाद जाट की अगुवाई में परिवारजनों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। यहाँ पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने ललित सेन को माला पहनाकर उसका मुंह मीठा करवाया और उसका स्वागत किया गया। यहाँ पर अपने बेटे ललित सेन से गले मिलकर उनके पिता महावीर सेन की आंखों से आंसू निकल आए। यह आयोजित सादे कार्यक्रम में ललित सेन ने यूक्रेन युद्ध में किन हालातों का उसने सामना किया, उसको सभी के साथ साझा भी किया। और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में नहर में पानी की सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल को पानी समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे फसल खराब हो रही है। किसानों ने आज जिला प्रशासन और माही विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर नहर में इन दिनों पानी नहीं आया तो हम सोमवार को उदयपुर मार्ग को जाम कर देंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही विभाग की लापरवाही के कारण किसान लगातार परेशान हो रहा है। माही विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण से आज किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले की घोटाला विधानसभा में आपको बता दें कि घाटोल विधानसभा है ये, जहां पर इस क्षेत्र में ईसरवाल गांव है, जहां पर माही विभाग के कनाल में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। किसानों ने करीब 2500 बीघा जमीन पर खेती कर रखी है और गांव की कैनाल में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिस कारण से खेतों में उगी फसल को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों की ये फसलें पानी नहीं मिलने से सूखने की कगार पर आ चुकी हैं।
जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने ये साफ चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर पानी शुरू नहीं किया गया तो वो विरोध प्रदर्शन उग्र कर सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि एक जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने एक अनूठी पहल कर दी है, जिसके तहत उन्होंने शनिवार को देश भर में रहने वाले चूरू मूल के प्रवासियों से संवाद किया और जिले में विपक्ष में जो विकास हो रहा है उसमें सहभागिता के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने प्रवासियों से चर्चा करते हुए जिला में चल रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा की और आवश्यकताओं को अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने विद्यालयों और विद्यालय खेल मैदानों के विकास कार्यों, शहर में कचरा निस्तारण, जल जीवन मिशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावास, संप्रेक्षण और शिशु गृह, कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, वन और चारागाह विकास समेत कई अन्य विभागों से जुड़ी प्रगति साझा की। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा है कि जिले के भामाशाहों द्वारा विकास और जन कल्याण के कार्य करवाए जाने की एक बेहतर परंपरा रही है। शिक्षा, चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य भामाशाहों प्रवासियों द्वारा ही करवाए गए हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि प्रवासी अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें, यहाँ के विकास में अपना योगदान दें और उन्हें किसी प्रकार की समस्या आए तो सीधे हमसे संपर्क करें। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान ले रहा है। तो वहीं इस समय यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत के सामने कई संकट मुंह खोले खड़े हैं। आखिर भारत के सामने खड़ी उलझनें हैं क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया, तो वहीं यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, जबकि अमेरिका समेत कई दूसरे देश इस मामले में भारत के रुख का इंतजार कर रहे थे। तो इन सब के बीच वो पल आया जब भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी और इसमें भारत को भी वोट देना था, पर भारत ने बीच का रास्ता निकाला और युद्ध की तो निंदा की, लेकिन वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ, जिसके मायने ये भी समझे जा सकते हैं कि शायद भारत के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प था भी नहीं, क्योंकि भारत के सामने इस समय कई तरह की उलझने हैं और विश्व पटल पर भारत का कूटनीतिक इम्तिहान भी चल रहा है। इस दौरान विदेश मामलों के विशेषज्ञों की भी राय सामने आई है, जहां माना ये जा रहा है कि भारत के सामने पहली बड़ी समस्या रूस है। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, तो वहीं कई बड़े मौके पर उसने भारत का साथ दिया और उससे भारत का संबंध इतने भर ही नहीं है, बल्कि हथियार से लेकर व्यापारिक संबंध में भी काफी बेहतर है। और ऐसे में अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता है तो सालों पुरानी ये दोस्ती टूट सकती है और भारत को इसका नुकसान हर तरह से हो सकता है। भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी उलझन अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे संबंध काफी अच्छे हुए हैं। तो भाई अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और गौरतलब है कि चीन से भारत का सीमा विवाद समय समय पर होता रहता है। ऐसे में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से बेहतर संबंध भारत के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रवैया अमेरिका को रास नहीं आ रहा। इसके संकेत तब मिले जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस पर पूछा, तो उन्होंने कम शब्दों में इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बहरहाल एक तीसरा बड़ा संकट जो भारत के सामने है वो जुड़ा है रक्षा से। भारत के सामने तीसरी उलझन रक्षा सौदों से जुड़ी डील को लेकर भी है। दरअसल भारत ने रूस के साथ हथियारों की कई डील कर रखी है। इसमें सबसे अहम S-400 डिफेंस मिसाइल है, जिसमें अभी तक 1/4 मिसाइल की ही सप्लाई हो पाई है और अब यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश उस पर हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं और इससे ना मानने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में भारत के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया और साथ ही ये सवाल भी भारत के सामने है कि इन रक्षा सौदों का आखिर क्या होगा। और अब बात करें चौथी और बड़ी समस्या की, तो वो है यूक्रेन को लेकर। वैसे तो भारत के यूक्रेन से संबंध पुराने नहीं है और अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ गया है,
लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए और रूस की ही तरह यूक्रेन से भी भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। पर मौजूदा हालात के बाद ये व्यापार तो प्रभावित होगा ही, और इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देशों में यूक्रेन में आम लोगों की हत्या को लेकर विरोध भी हो रहा है और ऐसे में हर कोई मानवीयता के नाते ताकतवर देशों से दखल की मांग कर रहा है। लेकिन इस तरह की तटस्थता से भारत की छवि दुनिया में खराब न हो जाए, तो वहीं भारत के सामने ये भी बड़ी उलझन है। वैसे तो भारत रूस से ऑयल के मामले में निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश रूस पर ही निर्भर है और अगर युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे हर चीज महंगी होगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने काफी पीछे धकेल दिया और अगर अब युद्ध लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व स्तरीय पायदान पर भारत की छवि दांव पर है, जो आने वाले समय में भारत और भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत कई साल पीछे जाने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।